गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लेके माँ सरस्वती का नाम और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं शुरू अपना आज का काम। आज का काम है हमारा टू डिस्कस द टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मीनिंग क्या होता है, आइए एक रिएक्शन का एग्जाम्पल ही लेकर इस बात को समझते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है CH3Cl प्लस OH नेगेटिव फॉर्मिंग CH3OH। प्यारे बच्चों, ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन में सीधे सीधे आप देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बन रहा है, हैलाइड आयन बाहर जा रहा है। अब इस रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर इस रिएक्शन को हम डिटेल में जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार ये रिएक्शन हुई है, तो इस रिएक्शन को ऐसे देखा जाता है या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इस प्रकार देखा जाता है। पहले क्या होता है, यहां से Cl नेगेटिव निकल के जाता है माइनस Cl नेगेटिव। जब ये Cl नेगेटिव निकलता है तो ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। उस दौरान इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उस दौरान इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और बनता है एक कार्बोकेटायन, यानी कि एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होती है। इसके बाद सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव आता है और इस पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है और तब जाके प्रोडक्ट बनता है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, ये तो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक स्पीशी बनती है, एक स्पीशी बनती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और इनके बीच में एक स्पीशी बनती है जो रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाती है। रिएक्शन हुई, रिएक्शन के दौरान बना और वहीं पर खत्म हो गया। ऐसी स्पीसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से पहचाना जाता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन होती है, दीज आर दोज स्पीसीज विच आर जेनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कुछ ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान ही जेनरेट होती हैं और रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, उनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। जहां तक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, बहुत तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे पास होते हैं। एग्जाम्पल, कार्बोकेटायंस होते हैं, यानी कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटायंस भी जनरेट होते हैं रिएक्शन के दौरान। यहां पर एक कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की जगह आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और उन्हें कहते हैं कार्ब एनायंस, कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। कुछ रिएक्शंस ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जहां पर कार्बन में के ऊपर एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल। और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आपको मिलेगा। ऐसी स्पीसीज को कार्बीन के नाम से पहचाना जाता है। बहुत सारे और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। तो बहुत तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य तौर पर 3 तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं। पहला कार्बोकेटायन, दूसरा कार्ब एनायन और तीसरा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बार अभी का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार पुनः मैं डेफिनेशन को रिवाइज करता हूं। कार्बोकेटायन का मतलब, रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब, दीज आर दोज स्पीसीज विच आर जेनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। आइए अब डिटेल में एक एक रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ते हैं और एक एक इंटरमीडिएट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट कार्बोकेटायन। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कार्बोकेटायन के बारे में।
अब जैसे कि नाम में ही क्लियर है, कैटायन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज उसको कहा जाता है कार्बोकैटायन। अब जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं या ऐसे एटम जो पॉजिटिवली चार्ज आयन में तब्दील होने की क्षमता रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, उनके नाम के पीछे सफिक्स लगता है नियम, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन। तो कार्बोकैटायन का दूसरा नाम होता है कार्बोनियम आयन। राइट? एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन के नाम से पहचाना जाता है। आइए बच्चों सीखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार ये कार्बोकैटायंस बनते हैं। तो यहां पर हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन। आइए सीखते हैं कैसे एक कार्बोकैटायन बनता है, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायंस टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के पास हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके जाते हैं, कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास लेके जाते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहा जाता है। ये रिएक्टेंट है, इसके पास हम एक अटैकिंग रिएजेंट लेके गए और इलेक्ट्रोफाइल हम लेके गए। अब आप जानते हैं ई पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव को बच्चों क्या चाहिए? ई पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको चाहिए एक नेगेटिवली चार्ज आयन। तो वो क्या करता है, यहां से इस मॉलिक्यूल में से H नेगेटिव को लेता है और निकल जाता है। ई पॉजिटिव H नेगेटिव को लेता है और निकल जाता है। अब H नेगेटिव कैसे बनेगा? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन H पर चले जाएंगे, ये बनेगा H नेगेटिव, ये रहा ई पॉजिटिव, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद स्पीसी बनेगी कुछ इस प्रकार, ये कार्बन, ये रहा कार्बन। अब इस कार्बन की जहां तक बात करते हैं, ये रहा कार्बन। अब क्योंकि हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से निकल गया, अपना भी ले गया, इस कार्बन का भी ले गया, तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में आपका बाहर निकल जाता है EH। EH बन गया एक कार्बन, एक कार्बोकैटायन। कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ के साथ अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें, इस कार्बोकैटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो टोटल जो डेफिनेशन या कंप्लीट डेफिनेशन जो कार्बोकैटायन की बनती है, वो कार्बोकैटायन की कंप्लीट डेफिनेशन ये बनती है, इट इज द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज and contains 2, 4, 6 valence electrons. So carbon having the positive charge and has 6 valence electron. एक ऐसा कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है किसी कार्बोकैटायन की या कार्बोनियम आयन की। अब सवाल आता है कितने तरह के कार्बोकैटायंस हमारे होते हैं। भाई कहीं पर भी अगर आपको कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको कार्बोकैटायन तो कह ही सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कितने तरह के कॉमन कार्बोकैटायंस आपके पास होते हैं। चलते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है, ये आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। इसे हम बोलेंगे मिथाइल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको साधारण शब्दों में बोला जाएगा मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप मान लीजिए नेक्स्ट एक H हटा के कोई R ग्रुप लगा दीजिए। अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सीधे सीधे एक एल्काइल ग्रुप या अगर एक कार्बन से बॉन्डेड होता है तो ऐसे कार्बोकैटायन को 1 डिग्री कार्बोकैटायन के नाम से पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है,
अगर वो डायरेक्टली दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अगर दो कार्बन से अटैच है या दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसको आप सेकेंडरी या आप उसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। साथ के साथ अगर आपके पास एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो डायरेक्टली अगर आपका 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है या 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, क्लियर है, तो उसको 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकेटायन के नाम से पहचाना जाता है। उसको 3 डिग्री या टर्शरी कार्बोकेटायन के नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद भी और भी कई तरह के कार्बोकेटायंस, कॉमनली नॉन कार्बोकेटायंस आपके पास होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन से, यश डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, इसको दो नामों से पहचाना जाता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होता है, इस कार्बन को हम कॉन्जुगेटेड या इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब अगर आपको इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, कॉन्जुगेटेड कार्बन कह लीजिए या एलाइलिक कार्बन कह लीजिए, अगर आपको इस पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है तो इसे एलाइल कार्बोकेटायन के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज नोन एज एलाइल कार्बोकेटायन। आगे भी लिख सकते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। साथ के साथ बच्चों, ये रहा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ होता है, बेंजीन से जो ऊपर कार्बन लगा हुआ होता है, इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। और अगर आपको इस पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है तो इस कार्बोकेटायन को बेंजाइलिक कार्बोकेटायन के नाम से पहचाना जाता है। अब हमने बोर्ड पर कॉमनली नॉन कार्बोकेटायंस ड्रॉ कर दिए हैं। पहला, अगर हम बात करें मिथाइल कार्बोकेटायन, दूसरा प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन और एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस। ऑल राइट। अब जनरली जो क्वेश्चंस आप पर बनते हैं वो इस बात को लेकर बनते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन कितना ज़्यादा स्टेबल होता है या कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, और इनकी एप्लीकेशंस भी ज़्यादातर इसी बात पर आती हैं। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम केवल एक ही लाइन आपको लिखवाते हैं। कोई भी फैक्टर या किसी भी कारण से अगर कार्बन का चार्ज मिनिमाइज होता है, मतलब अगर कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, अगर चार्ज जितना मिनिमम होता है उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो हम एक पॉइंट यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, मिनिमम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज या मिनिमम इज द चार्ज ऑन द रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैक्सिमम विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ऐसे कह लीजिए, या आप कहिए लेसर इज द चार्ज ऑन द कार्बन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लेसर इज द चार्ज ऑन कार्बन या लेसर इज द चार्ज ऑन कार्बोकेटायन, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। कोई भी फैक्टर या किसी भी फैक्टर से अगर चार्ज मिनिमाइज होता है तो उससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब सीखने की कोशिश करते हैं कौन सा कार्बोकेटायन कितना ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पहले टाइप के कार्बोकेटायंस को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये सारे के सारे कार्बोकेटायंस हैं, यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और वो उसी पर एकोमोडेटेड है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन पे। आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ाया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरह के ग्रुप के बारे में हम जिक्र करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादातर वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे मिथाइल बढ़ते जाएंगे, जो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होता है उसका सबसे ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद 2 डिग्री, उसमें मिथाइल कम होते हैं, उसका रिलीजिंग इफेक्ट उससे कम होता है। उसके बाद इथाइल, उसका रिलीजिंग इफेक्ट और कम होता है। और उसके बाद में लास्ट में आते हैं मिथाइल और हाइड्रोजन।
इन सब का रिलीजिंग इफेक्ट होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे मिथाइल ग्रुप कम होते जाते हैं, क्लियर है, 3 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 1 डिग्री मिथाइल की तरफ आप आगे बढ़ते हो, रिलीजिंग इफेक्ट कम होता जाता है। ऑलराइट, अब जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उन सबका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। अब एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन के चार्ज को मिनिमाइज करेगा। और हमने कहा कोई भी फैक्टर अगर चार्ज को मिनिमाइज करता है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब इस ग्रुप के लगने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। अब हम ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 लगा देते हैं। 2 एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में आपको अच्छे से बता दिया गया है। अब ये इधर से रिलीज करेगा, चार्ज को मिनिमाइज करेगा, ये इधर से रिलीज करेगा, चार्ज और ज्यादा मिनिमाइज होगा, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी की स्टेबिलिटी होगी, और प्राइमरी की जो स्टेबिलिटी होगी वो मिथाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा होगी। बढ़ते हैं टर्शरी की तरफ। यहां पर एक एल्काइल ग्रुप, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इधर से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, चार्ज बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। और चार्ज जितना ज्यादा मिनिमाइज होता जाएगा, स्टेबिलिटी किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की उतनी बढ़ती जाएगी, या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम जो होता है वो मिथाइल कार्बोकेटायन होता है। सबसे कम स्टेबल सभी कार्बोकेटायंस में मिथाइल कार्बोकेटायन होता है। अब बच्चों एल्काइल ग्रुप का एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लो। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब मान लो एल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल ग्रुप है, ये हमने मिथाइल लगा दिया, ये हमने मिथाइल लगा दिया, इधर से हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब आप इसको देख सकते हैं, ये मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, चार्ज को मिनिमाइज करेगा। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, चार्ज और मिनिमाइज होगा। यहां पर ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और चार्ज को बहुत ज्यादा मिनिमाइज करेगा। इसका मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज, और इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज। चार्ज सबसे ज्यादा मिनिमम 3 डिग्री कार्बोकेटायन में होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन का जो चार्ज होगा कार्बन पे वो सबसे कम होगा, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस प्रकार अभी तक इनिशियल स्टेज में हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी समझा चुके हैं। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। डिटेल में चलते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स। आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आप समझ जाइएगा, सबसे पहला फैक्टर होता है रेजोनेंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहला फैक्टर होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसको आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सबसे सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव। आप जानते हैं ये एलाइल कार्बोकेटायन है। इस बार हम लेते हैं एक इथाइल कार्बोकेटायन, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है,
जहां पर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होता है वहां रेजोनेंस होती है। इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगी। यहां पर इसकी बात करते हैं, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगी। यह सिंपल एक कार्बन की चेन है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पर रेजोनेंस। अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ नहीं देखते हैं, अभी हम केवल रेजोनेंस की तरफ देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में होगा बच्चों रेजोनेंस, इस मॉलिक्यूल में होगा रेजोनेंस, इस वाले में। और अभी अभी हमने आपको बताया जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होता है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब एलाइल कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा है। यह तो आपको है आंसर के किस प्रकार आप आंसर का पता कर पाएंगे। आइए इसको अब थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं। भाई रेजोनेंस से ऐसा क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसका कारण तलाशने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अगर ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां पर अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये न्यूट्रल हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहां आ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब एलाइल कार्बोकेटायन का अगर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखते ही देखते इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, और देखते देखते वो सेकंड थर्ड इस पर आ गया। यहां फर्स्ट पे है, सेकंड में थर्ड पे है। अब अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो ये चार्ज ऐसे देखने को मिलेगा, ये चार्ज ऐसे देखने को मिलेगा कि इसका मतलब हम ना तो चार्ज को फर्स्ट कार्बन पे मानेंगे, ना हम चार्ज को थर्ड कार्बन पे मानेंगे। हम ये मानेंगे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फैला हुआ है, ये फैला हुआ है फर्स्ट से लेकर थर्ड कार्बन तक। इसका मतलब रेजोनेंस क्या करती है, चार्ज को फैलाती है। रेजोनेंस चार्ज को फैलाती है। याद रखना, चार्ज इकट्ठा होगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज को फैलाओगे तो चार्ज कम होगा। और हमने क्या कहा था, कोई भी फैक्टर अगर चार्ज को मिनिमाइज करता है, चार्ज को कम करता है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं रेजोनेंस से कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे चार्ज मूव कर जाता है, चार्ज फैल जाता है, कम हो जाता है, और क्योंकि चार्ज कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यह तो रहा पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं, सीधा आप ये भी कह सकते हैं जैसे जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है उन कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। राइट, पूरा डिटेल में भी आपको समझा दिया, और आप चाहें तो शॉर्टकट भी अब आप लगा सकते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको 3 कार्बोकेटायंस हमने दे रखे हैं। चलिए कोशिश करिए इन्हें बढ़ते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करने की। सबसे पहले आप रेजोनेंस देखेंगे। जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और रेजोनेंस उनमें होती है जिनमें कॉन्जुगेशन होता है। राइट, यहां पर कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन यहां से कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाता है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें बड़े हिस्से में रेजोनेंस है, इसमें एक छोटे हिस्से में रेजोनेंस है, और तीसरे वाले अगर कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो बड़ा सिंपल हुआ, जिसमें रेजोनेंस नहीं है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब ये नंबर 3 पे होगा, ये नंबर 3 पे होगा। अब इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है। हमने आपको बताया रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
भाई जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब रेजोनेंस ज्यादा वहां होती है जहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशंस ज्यादा होती हैं। कॉन्जुगेटेड पोजीशंस कौन सी हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं या जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्लियर है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन, ये दूसरा डबल बॉन्ड है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन है। अब हम जानते हैं जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन बच्चों, दूसरी कॉन्जुगेटेड पोजीशन, यहां पर आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब क्लियर है, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मतलब जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा रेजोनेंस है और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम साफ साफ ये कह सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ये तो नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे होगा, और ये वाला आपका नंबर 3 पे होगा। आशा करते हैं पहले वाला फैक्टर बेहतरीन तरीके से आपके बिल्कुल मस्तिष्क पे अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल, कुछ आईआईटी जेईई और नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आइए बच्चों उन पर चर्चा करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। क्लियर? अब आईआईटी जेईई और नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स लुक इनटू देम। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक कार्बोकेटायन है, उसके बाद ये एक कार्बोकेटायन है, उसके बाद ये एक बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, और आपको इन तीनों कार्बोकेटायन को बढ़ते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेंस है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज पूरे में कॉन्जुगेशन है। यहां छोटे से हिस्से में रेजोनेंस है, यहां इससे बड़े हिस्से में रेजोनेंस है, यहां पूरे ही मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आंसर तो आपके दिमाग में आ गया होगा, आप इसको बेहतर है और डिटेल में एक्सप्लेन करो। एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन, डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पर एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। 3 कॉन्जुगेटेड पोजीशन, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों। यहां पर 1 2 3 तो डबल बॉन्ड वाली कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हैं, और एक कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी कॉन्जुगेटेड पोजीशन है। जितने कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग। बेंजीन वालों में एक और ऐड कर दिया करते हैं। जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशन होती है अगर बेंजीन है तो उसमें एक और ऐड कर दीजिए, राइट। यहां पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस। जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें उतनी ज्यादा रेजोनेंस और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आंसर सीधा सीधा ये है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होगा, नंबर 2 पे ये होगा और नंबर 3 पर ये होगा। अब आपको हम होमवर्क देते हैं, आपको ये बताना है, क्लियर है, हमारे पास C6H5
C6H5, इसके आगे है CH2 पॉजिटिव, ये एक कार्बोकेटायन है। इसके बाद दूसरा कार्बोकेटायन है C6H5 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये एक कार्बोकेटायन है। और इसके बाद एक कार्बोकेटायन है C6H5 होल थ्राइस C पॉजिटिव। इन तीनों कार्बोकेटायंस को आपने क्या करना है, बढ़ते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करना है। 3 कार्बोकेटायन हैं, तीनों बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हैं, और इनको आपको बढ़ते हुए स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करना है। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। कैसे? दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है और उसे नोट करके आप लिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, and minus I effect is inversely proportional to the stability of carbocation. कैसे सीखते हैं? मिथाइल होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस आई इफेक्ट है, चार्ज को मिनिमाइज करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यही कारण होता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे मैक्सिमम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल इस पर भी लेते हैं। मान लो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आपके पास ये 2 कार्बोकेटायन हैं। पहला कार्बोकेटायन बच्चों ये है, दूसरा कार्बोकेटायन बच्चों आपके पास ये है, और आपसे कह दिया जाए भाई बताइए कौन सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये 2 कार्बोकेटायन आपको दे दिए जाए और आपसे कहा जाए दोनों की स्टेबिलिटी बताइए। बच्चों सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट चेक करना है। अब यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब रेजोनेंस ना इसमें है ना इसमें है। जब रेजोनेंस से आंसर पता ना लगे तो चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। अगर प्लस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। यहां पर इतना पार्ट सेम है, डिफरेंस आएगा तो इस ग्रुप की वजह से आएगा, और हम जानते हैं इसका इफेक्ट होता है प्लस आई। CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बात करते हैं NO2 ग्रुप की। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, और हम जानते हैं माइनस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। आंसर आपके पास सीधा सीधा पता लग गया। ये ग्रुप तो कॉमन था, केवल इस ग्रुप की वजह से डिफरेंस आएगा। यहां प्लस आई इफेक्ट, यहां माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि चार्ज मिनिमाइज होता है, माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि चार्ज एनहेंस होता है, चार्ज बढ़ता है। आशा करता हूं ये आपके पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप इसे नोट करें। चलते हैं एक के बाद एक ब्यूटीफुल क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपका आता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन।
हमारे पास ये एक कार्बोकेटायन है बच्चों, ये एक कार्बोकेटायन है और हमारे पास ये एक कार्बोकेटायन है। आपसे पूछा जाता है बताओ भाई इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है और क्यों। देखिए ये वाला पार्ट इसमें भी कॉमन है, ये वाला पार्ट इसमें भी कॉमन है। अगर डिफरेंस आएगा तो इस ग्रुप की वजह से आएगा। और आप जानते हैं CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। इसमें अतिरिक्त प्लस आई इफेक्ट है, एक्स्ट्रा प्लस आई इफेक्ट है। ये इसके चार्ज को मिनिमाइज करेगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ। अब बारी है बच्चों कार्ब एनायन को डिस्कस करने की। नाम में लिखा हुआ है कार्ब एनायन, मतलब एक कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। एक कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उस कार्बन को कार्ब एनायन के नाम से पहचाना जाता है। उस कार्बन को हम कहते हैं कार्ब एनायन। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सब कुछ सेम सा है, बस माइनर से डिफरेंसेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कार्ब एनायन कैसे बनता है। फॉर्मेशन, किसी न्यूक्लियोफाइल को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास लेके जाइए। अब न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट है तो वो यहां से पॉजिटिव चार्ज एटम को निकालेगा। न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से H पॉजिटिव को निकालेगा, H पॉजिटिव को। और H पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को ही देकर चला जाता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे, यहां से H पॉजिटिव, यहां से न्यूक्लियोफाइल निकलता है। बाहर निकल के गया न्यूक्लियोफाइल और उससे अटैच होके जाता है एक हाइड्रोजन। इस दौरान ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब बन गया एक कार्ब एनायन। कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2, 2 4, 2 6 और 2 ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से आ गए, हाइड्रोजन के निकलने से आ गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो डेफिनेशन कंप्लीट क्या बैठती है? डेफिनेशन कंप्लीट बैठती है कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन की सबसे पहले तो डेफिनेशन में बेसिक सा डिफरेंस आता है। डेफिनेशन में बेसिक सा डिफरेंस आता है। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट। ऑल राइट, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कितने तरह का कार्ब एनायन। भैया जिस टाइप के मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होगा वही नाम बोला जाएगा। मान लो मिथाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मिथाइल कार्ब एनायन। इथाइल के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इथाइल कार्ब एनायन। और यहां पर अगर सेकेंडरी प्रोपाइल पर है तो सेकेंडरी कार्ब एनायन, और ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन। मिथाइल कार्ब एनायन, 1 डिग्री कार्ब एनायन, 2 डिग्री कार्ब एनायन मतलब सेकेंडरी कार्ब एनायन, टर्शरी कार्ब एनायन। ऐसे ही अगर एलाइल वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो एलाइल कार्ब एनायन, और अगर बेंजाइल के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेंजाइल कार्ब एनायन। जितने तरह के कार्बोकेटायंस थे उतने ही तरह के कार्ब एनायंस हैं। बात हुई थी स्टेबिलिटी को लेकर। प्यारे बच्चों, जैसे कार्बोकेटायन में हम कहते हैं कोई भी फैक्टर अगर चार्ज को मिनिमाइज करता है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यहां पर भी सेम रहेगा। कोई भी फैक्टर अगर नेगेटिव चार्ज को कम करता है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यह मिथाइल कार्ब एनायन है,
अब ये 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन आयन है। मिथाइल का आप लोग जानते हैं, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एनहेंस होगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। और अगर कोई भी फैक्टर चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसका मतलब मिथाइल कार्बन आयन से कम स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बन आयन की होगी। चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, चार्ज और बढ़ेगा। पहले वाले से ज्यादा चार्ज इसके कार्बन पे होगा। इसका मतलब चार्ज ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब जो 2 डिग्री कार्बन आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बन आयन से कम होती है। अब डिस्कस करते हैं टर्शियरी कार्बन आयन को बच्चों। टर्शियरी कार्बन आयन ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, चार्ज बढ़ेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, चार्ज और बढ़ेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मैक्सिमम चार्ज होगा टर्शियरी कार्बन आयन पर। यहां पर चार्ज मैक्सिमम होगा, स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। तो हम एक जनरल ऑर्डर यहां पर तैयार कर सकते हैं। मिथाइल कार्बन आयन सभी कार्बन आयन में जो यहां पर लिखे हुए हैं इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल है, और टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन आयन सबसे कम स्टेबल है। अब चलते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कार्बोकेटायन पढ़ा था। सबसे पहले रेजोनेंस। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है, जिस कार्बन आयन में रेजोनेंस होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। एक ही बात है। एग्जाम्पल लो। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही, ये एक एलाइलिक कार्बन आयन है, ये एक नॉर्मल प्रोपाइल कार्बन आयन है। आपने चेक किया, इसके अंदर रेजोनेंस है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। जिसमें रेजोनेंस होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लगे हाथ एक और लेते हैं। हमारे पास ये एक कार्बन आयन है, हमारे पास ये एक कार्बन आयन है, हमारे पास ये एक कार्बन आयन है, ये एक कार्बन आयन है। यहां पर कार्बन आयन पे 2 कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हैं, ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। यहां पर 2 डबल बॉन्ड और 1 नेगेटिव चार्ज कार्बन, 3 कॉन्जुगेटेड पोजीशन। यहां पर आपके पास 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 1 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। यहां पर 4 कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हैं। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेटेड पोजीशंस होती हैं उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा रेजोनेंस होती है, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब इस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इस वाले कार्बन आयन की होगी। इस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। इंडक्टिव इफेक्ट में आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट में इस बात की सावधानी आपने रखनी है, कार्बोकेटायन में प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ती थी और माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी कम होती थी। यहां पर इस बात को नोट लगा के लिखेंगे, यहां ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे? माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और प्लस आई इफेक्ट के आने से स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? यहां पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट के जो ऑर्डर होता है उसमें डिफरेंस आएगा। चलो एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं। देखिए बच्चों,
अब हम एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं और एग्जाम्पल ये है, हमारे पास एक इथाइल कार्बन आयन है और हमारे पास एक नाइट्रोकार्बन आयन है, एक नाइट्रोकार्बन आयन है। आइए बच्चों सीखते हैं डिफरेंस कहां आएगा। देखो, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करोगे, रेजोनेंस नहीं है, उसके बाद आप इंडक्टिव इफेक्ट चेक करोगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट है। आप चाहो डायरेक्ट रिजल्ट लगा दो कि भाई माइनस आई इफेक्ट के आने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्लस आई इफेक्ट के आने से स्टेबिलिटी घटती है। तो सीधा सा आंसर ये आ जाता है कि सेकंड वाले की स्टेबिलिटी पहले वाले से ज्यादा होगी। लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कोई भी फैक्टर जो चार्ज को कम करता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब ये जो माइनस आई इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज को कम करेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इस कार्बन पे चार्ज कम होगा। और कोई भी फैक्टर अगर चार्ज को कम करता है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ी है क्योंकि इसने चार्ज को मिनिमाइज किया है। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आइए सीखने की कोशिश करते हैं प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है। प्यारे बच्चे, यहां पर है प्लस आई इफेक्ट, यहां पर आप प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज और कर देगा, इस कार्बन पे चार्ज इंटेंसिफाई होगा, मतलब चार्ज बढ़ेगा। और कोई भी फैक्टर अगर चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को घटाएगा। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। आशा करते हैं आज के लेक्चर में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने आपको कराए और जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए, ये सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी साथ के साथ हम आपको असाइनमेंट भेजते हैं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और केमिस्ट्री में अपना बेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।